नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 18 मई से बिहार स्टेट की परीक्षा चल रही है और मैं आर्ट ऑफ टीचिंग का मैराथन क्लास अपने इस यूट्यूब चैनल पर ले रहा हूं। मैराथन क्लास का ये 10वां सीरीज है, 10वां वीडियो है। मैंने 1 से लेकर के 9 तक ये वीडियो करा चुका हूं। आज 10वां वीडियो लेकर के आपके सामने उपलब्ध हूँ। ये 9 पिछले वीडियो आपके हमारे इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगा या वीडियो के लास्ट में आपको वीडियो का एक लिंक मिलेगा जो आपके डिस्प्ले फोन पे आ जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। इसके अलावा बिहार स्टेट के फिजिक्स पेपर 2 का भी मैं करा रहा हूं मैराथन, तो वो भी देखना ना भूले। और सभी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स भी हमारे इस चैनल पर आते रहते हैं, तो आप सारे अपडेट्स से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि सभी लेटेस्ट अपडेट आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। और ये आज का सेशन बिहार स्टेट 2024 आर्ट ऑफ टीचिंग के मैराथन क्लास का 10वां सेशन है और इस 10वें सेशन की शुरुआत हम करते हैं। ये रहा हमारे सामने पहला सवाल। तो पहला सवाल है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यात्रा है। बिल्कुल, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यात्रा है। किस चीज की यात्रा है? ठोस से अमूर्त की ओर जाने की यात्रा है, ज्ञात से अज्ञात जाने की ओर यात्रा है, सरल से कठिन की ओर जाने की यात्रा है, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों कह रहा है शिक्षण और अधिगम, लर्निंग और टीचिंग एक प्रोसेस है। बिल्कुल एक प्रोसेस है। ठोस से अमूर्त, सही बात है। ज्ञात से अज्ञात, सही है। सरल से कठिन की ओर जाते हैं, सही है। यानी जो चीज़ें हम दिखता है उसकी तो बात करते हैं, जो नहीं दिखता है उसकी भी बात करते हैं। जिस चीज़ की ज्ञात होती है वो तो होती है, अज्ञात चीज का भी हम ज्ञान लेते हैं। सरल से कठिन की ओर भी बढ़ते हैं, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी। मैं यहाँ कुछ डिटेल्स भी लिखा हूँ, जहाँ जरूरत होगी मैं आपको डिटेल्स देता चलूँगा। बाकी आप वीडियो को पॉज करके आसानी से डिटेल्स को पढ़ भी सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। दूसरा सवाल है कि छात्र द्वितीयक है। बिल्कुल, छात्र सेकेंडरी कब होता है? तो छात्र हमारा सेकेंडरी होता है जब निरंकुश शिक्षण होता है। निरंकुश शिक्षण का मतलब होता है कि किसी खास व्यक्ति के कंट्रोल में होता है। तो खास व्यक्ति कौन होता है शिक्षा में? तो वो होता है एक शिक्षक। तो एक निरंकुश शिक्षण में छात्र द्वितीयक होते हैं। शिक्षण शैली में निरंकुश शिक्षण एक पारंपरिक शैली है। ये शिक्षक केंद्रित या विषय वस्तु केंद्रित होती है। क्लियर है दोस्तों? इस पद्धति में शिक्षक का छात्रों और शिक्षण पर पूरा नियंत्रण होता है। इसमें शिक्षक अधिक सक्रिय होते हैं और शिक्षार्थी निष्क्रिय श्रोता होते हैं। इसमें अधिगम की योग्यताओं, रुचियों और व्यक्तित्व पर कोई जोर नहीं दिया जाता है। तो कुल मिला के हमने देखा कि जो छात्र है वो द्वितीयक होता है निरंकुश शिक्षण में। अगला सवाल लेते हैं और अगला सवाल हमारा यहाँ पर उपलब्ध है, स्वायत्त अधिगम। स्वायत्त अधिगम क्या है? यानी कि हम अधिगम में फ्रीनेस देते हैं। तो जब बच्चे को आप फ्रीनेस देते हैं तो क्या होता है? क्या ज्ञात व स्वयं प्रयास से ये स्वायत्त अधिगम होता है? शिक्षक के प्रयास से? तो शिक्षक के प्रयास से स्वायत्त अधिगम क्यों होगा? परिवार के प्रयास से? स्वायत्त का मतलब है कि आप उसको फ्री छोड़ दिए, तो किसी के प्रयास से क्यों होगा? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ज्ञात होगा बच्चे को स्वयं के प्रयास से, खुद ही सीखेगा क्योंकि आपने उसे स्वतंत्र छोड़ा है, स्वायत्त छोड़ा है। तो यहाँ डिटेल्स में दिया है स्वायत्त अधिगम ज्ञात व स्व प्रयास से होती है। अगला सवाल है दोस्तों, चौथा सवाल, अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखने में प्रयोग होता है। बिल्कुल होता है। अनुदेशात्मक शब्द का जो देखिए, अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखने में प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है? तो क्रिया प्रयोग होता है। वैसे ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गया है। संज्ञा ये होती नहीं, विशेषण विशेषता है, क्रिया विशेषण ये सभी नहीं होंगे। क्रिया इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, ब्लूम टैक्सोनॉमी से सवाल जरूर रहता है। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी से जो सवाल पूछा गया है वो है, ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पदानुक्रम की एक आलोचना है। बिल्कुल एक आलोचना है। न्यूनतम स्तर अनावश्यक, व्यापक रूप से क्रिया का पदानुक्रम, शिक्षण दर्शन की रीढ़ नहीं है, उपरोक्त में से सभी। तो डिटेल्स में देखते हैं कि बेंजामिन ब्लूम का वर्गीकरण संज्ञानात्मक उद्देश्यों का एक श्रेणीबद्ध संगठन है। क्लियर है? ब्लूम सीखने के उद्देश्य को 3 ज्ञान क्षेत्र, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और संवेदी डोमेन में वर्गीकृत करते हैं।
ब्लूम के वर्गीकरण में संज्ञानात्मक पदानुक्रम की आलोचना न्यूनतम अनावश्यक स्तर है, यानी संज्ञानात्मक संप्रति का न्यूनतम स्तर ज्ञान है। तो यहाँ कह रहा है कि ब्लूम का जो आलोचना हुआ वो न्यूनतम अनावश्यक स्तर क्या है, ऑप्शन ए न्यूनतम स्तर अनावश्यक है। तो ब्लूम की जो आलोचना होती है इस जगह आकर आलोचना होती है कि जो सबसे निचला स्तर है वो बड़ा अनावश्यक है ब्लूम साहब का। इसकी आलोचना कई विद्वानों ने किया है। तो वही हमसे सवाल जो पूछा है भाई, हमसे यही पूछा है कि ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पदानुक्रम की एक आलोचना है, तो न्यूनतम स्तर की आलोचना होती है, ये अनावश्यक है, ये सही नहीं है। अगली विधि है आगमन विधि। तो आगमन विधि क्या होती है? ये आगमन विधि वो विधि होता है जिसमें आप बच्चों को काफी सरल से कठिन की ओर लेकर चलते हैं, जिसमें शिक्षक केंद्रित होता है, बिल्कुल नहीं। पाठ्यक्रम केंद्रित होता है, बिल्कुल नहीं। शिक्षार्थी केंद्रित होता है, बिल्कुल। विद्यालय केंद्रित नहीं। तो सही जवाब सी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, आगमन विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि है जिसमें विशिष्ट अनुभव और उदाहरणों के माध्यम से सामान्य नियमों का निर्माण किया जाता है। इसके द्वारा छात्र अधिक सक्रिय होकर सरल संप्रत्यों की सहायता से नवीन ज्ञान का संचार करते हैं, इसलिए इसे शिक्षार्थी केंद्रित विधि कहा जाता है। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल है आगमन विधि की त्रुटि क्या है? तो जो आगमन विधि होती है उसकी त्रुटि क्या है? तो आगमन विधि की त्रुटि क्या क्या हो सकती है? अधिक समय लेता है, तत्काल समाधान होता है, अव्यवस्था उत्पन्न होता है, शिक्षक को अप्रभावी बनाता है। तो आगमन विधि की त्रुटियां बहुत सारी है। जैसे कि पहली है, ये अत्यंत धीमी है, अर्थात यह समय अधिक लेती है, तो ये ऑप्शन सही है। इस विधि के फलस्वरूप कभी कभी छात्र गलत निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। यह विधि सभी छात्रों के लिए उपयोगी नहीं है। गणित विज्ञान में इस विधि कक्षा में सदैव प्रयोग नहीं की जा सकती है। तो इन सभी में से ऑप्शन ए जो है वो त्रुटि का हिस्सा है, इसलिए 7 का आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं और वो है निगमन विधि का लाभ। तो 2 विधि होती है, एक आगमन विधि, एक निगमन विधि। तो आप इससे सवाल एक रहता ही रहता है एग्जाम में। तो यहाँ कह रहा है कि निगमन विधि के क्या लाभ होंगे। तो देखिए, सभी विषयों में प्रयोग संभव है, बिल्कुल। उच्च स्तर के लिए उचित है, बिल्कुल उचित है। एक साथ सभी को शिक्षण करती है, बिल्कुल उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर डी उपयुक्त सभी है कि निगमन विधि जो है उसके सभी लाभ ही हैं। यह अधिक सरल होती है, सभी विषयों का प्रयोग संभव हो पाता है, उच्च स्तर की शिक्षा के लिए उचित होती है, भविष्यवाणी की संभावना करती है, यानी कि ये बिल्कुल सभी के सभी निगमन विधि के लाभ हैं। अगला सवाल, पाठ योजना। पाठ योजना में विशिष्ट उद्देश्य है। तो जब लेसन प्लान होता है तो उसका विशिष्ट उद्देश्य में कौन होते हैं? तो शिक्षक होते हैं, शिक्षार्थी होते हैं, पाठ्यक्रम के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो दोस्तों, पाठ योजना कौन बनाता है? टीचर बनाता है। तो सही ऑप्शन ए शिक्षक के लिए। अगला सवाल आप पॉज करके डिटेल्स पढ़ सकते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, ध्यान आकर्षित करना किनकी व्यवस्था में महत्वपूर्ण अवयव है? तो एक विद्वान थे, उन्होंने कहा कि जो ध्यान आकर्षित करना है वो काफी महत्वपूर्ण है। गोगेन मॉडल साहब ने रॉबर्ट गोगेन के मॉडल की व्यवस्था में महत्वपूर्ण अवयव है। गैगन की धारणा है कि साधारण व्यवहार के लिए कुछ पूर्व आवश्यकताओं का निर्धारण करना जरूरी है, यानी कि उनका कहना है कि कोई भी चीज ध्यान देने बिना नहीं होता है। छात्र को ध्यान आकर्षित करना बहुत जरूरी है, इस व्यवस्था में ये महत्वपूर्ण अवयव होगी। शिक्षण अधिगम में ध्यान आकर्षण करना एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इन व्यवस्थाओं को दिया था गैगन मॉडल ने। अगला सवाल है दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण में किन कौशलों का उपयोग किया जाता है? तो जो सूक्ष्म शिक्षण है वैसे तो वो प्रशिक्षण में यूज किया जाता है, जिसे आप माइक्रो टीचिंग कहते हैं। तो शिक्षण कौशल के रूप में जो प्रशिक्षण हम देते हैं टीचर को, उसके रूप में करते हैं। तो श्यामपट्ट कौशल, खोजपूर्ण कौशल, ए और बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डिटेल्स क्या कह रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण एक शिक्षक प्रशिक्षण तकनीक है जो शिक्षकों को शिक्षण कौशल के रूप में बुलाए जाने वाले विभिन्न सरल कार्यों में सुधार करके अपने शिक्षण कौशल का लाभ उठाने का अवसर प्रदान करती है। सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक समय में शिक्षण अनुभवों को बढ़ावा देने में मदद करता है। सूक्ष्म शिक्षण श्यामपट्ट कौशल एवं खोजपूर्ण प्रश्न कौशल का उपयोग किया जाता है। तो जो माइक्रो टीचिंग होती है वो माइक्रो टीचिंग में किन कौशलों का उपयोग किया जाता है? तो एक हमारा ब्लैक बोर्ड का यूज करता है और एक हमारी जो स्किल्स है प्रशिक्षण का, खोजपूर्ण प्रश्नों का कौशल। तो ये दोनों सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला 12वां सवाल लेते हैं।
और वो सवाल लेते हैं, अनुदेशन एवं शिक्षण में परस्पर एक समानता है। अनुदेशन और शिक्षण में परस्पर एक समानता है क्या? बिल्कुल है। क्या दोनों ही छात्र केंद्रित होते हैं? दोनों ही विषय केंद्रित होते हैं? दोनों ही पृष्ठपोषण है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए इसका जवाब डिटेल से लेते हैं। शिक्षण एक ऐसी परिस्थिति है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति दूसरे को ज्ञान प्रदान करता है। शिक्षण का अर्थ होता है सीखना। अनुदेशन बालक को ज्ञान प्राप्त करने और अपनी बुद्धि का विकास करने में सहायता करता है। तो शिक्षण एवं अनुदेशन में एक समानता यह है कि दोनों में ही पृष्ठपोषण, पुनर्बलन एवं पाठ्य विश्लेषण पर विशेष बल दिया जाता है। यहाँ बल होगा। देखिए पृष्ठपोषण क्या है, एक वर्ड है, एक है पुनर्बलन। देखिए पृष्ठपोषण फीडबैक, जैसे कि आजकल देखते हैं आप फ्लिपकार्ट से सामान लेते हैं तो वो एक फीडबैक दिया जाता है जिसको हिंदी में कहा जाता है पृष्ठपोषण, कि आपने कोई काम करा उसके बदले में, उस काम के बदले में सामने वाला व्यक्ति आपको किस तरह अप्रिसिएट करता है, वो कितना खुश है इस बात से। दूसरा होता है पुनर्बलन। पुनर्बलन का मतलब होता है कोई बालक जब कोई कार्य करता है तो उस कार्य में उसे अगर अच्छा कर रहा है तो उसे और सपोर्ट किया जाए, और गलत कर रहा है तो वहां उसको चेक पॉइंट किया जाए और फिर से उसे पुनर्बलन दिया जाए कि आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, यू हैव टू डू इट। तो पुनर्बलन, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। दोनों में ही पृष्ठपोषण, पुनर्बलन एवं पाठ्य विश्लेषण पर विशेष बल दिया जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा कथन सूक्ष्म शिक्षण के लिए गलत है? एक शिक्षक प्रशिक्षण अवधारणा है, ये तो सही है, क्योंकि माइक्रो टीचिंग जो है सूक्ष्म शिक्षण, उसके लिए पूछ रहा है गलत क्या है। भाई ये तो सही है कि शिक्षक, ये जो है माइक्रो टीचिंग एक शिक्षक प्रशिक्षण अवधारणा है, बिल्कुल सही है। या शिक्षक के आत्मविश्वास को कम करता है, बिल्कुल गलत बात है। क्यों कम करेगा भाई? यह रचनात्मक पृष्ठपोषण प्रदान करता है, बिल्कुल करता है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसी बात है नहीं। उपरोक्त में से एक जो गलत है वो है, यही निगेटिव है और हमसे निगेटिव पूछा गया है, तो जवाब हमारा बी हो जाएगा। अगला सवाल, यहाँ डिटेल्स में लिखा है, सूक्ष्म शिक्षण को शिक्षकों के शिक्षण कौशल के विकास के लिए एक प्रभावी तकनीक माना गया है। सूक्ष्म शिक्षण कौशल विकसित करने के लिए एक अनुकरण तकनीक की तरह सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है, लेकिन इसका उद्देश्य शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास करना, न कि यह शिक्षकों के आत्मविश्वास को कम करता है। ये निगेटिव है, शिक्षण कौशल का विकास करना है। अगला सवाल लेते हैं, कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, बिल्कुल होता है। कक्षा का अनुशासन, कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण, कक्षा का सामाजिक वातावरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। हमसे क्या पूछा कि बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव, तो बालक का जो सीखने का प्रोसेस है उस पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है उसके मनोवैज्ञानिक वातावरण से। वो कहते हैं ना कि हेल्थ इज वेल्थ, या एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ दिमाग हो सकता है। तो जब व्यक्ति स्वस्थ होगा तभी मनोवैज्ञानिक रूप से, साइकोलॉजिकल रूप से, जैसे मैं हूँ अभी, मैं अगर मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा तो नहीं क्लास ले पाऊंगा, क्योंकि मेरे दिमाग, मान के चलिए मुझे कोई तकलीफ है, कोई समस्या है, मेरा कोई काम पेंडिंग है, फंसा है, उस चीज को अब मैं मन में सोचूंगा तो फिर हमारा जो मनोवैज्ञानिक वातावरण है वो खराब हो जाएगा। इसलिए कक्षा में सबसे जरूरी चीज है कि मनोवैज्ञानिक वातावरण बेहतर हो ताकि बच्चा अच्छे से अधिगम कर पाए। अगला सवाल लेते हैं, समावेशी शिक्षा के मूल सिद्धांत क्या है? बिल्कुल, समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या है? इसमें हर वर्ग के बच्चे शामिल होते हैं। समावेशन विविधता को महत्व बता देता है, बिल्कुल सही है। ए और बी दोनों सही होगा ही होगा। समावेशी शिक्षा का अर्थ समाज के सभी वर्ग के बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में शामिल करना, तो ऑप्शन ये सही है। और उन्हें शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना, बिल्कुल सही बात है। समावेशी शिक्षा के मूल सिद्धांत इस प्रकार हैं, हर वर्ग के बच्चे शामिल होंगे, प्रत्येक छात्र में अंतर्निहित क्षमता और प्रतिभा होती है, समावेशन विविधता को महत्व देती है, इसका मतलब ये भी सही है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब मूल सिद्धांत ही है कि हर वर्ग को शामिल करो और हर विविधता को समावेश करो, यानी जब क्लास हो तो सारे जाति, धर्म, समुदाय, कैसा भी बच्चा हो एक साथ बैठ के पढ़े, ये समावेशी शिक्षा है। चाहे वो विकलांग क्यों ना हो, वो भी साथ में बैठ के पढ़े। पुस्तकालय एक ऐसी जगह है, देखिए लाइब्रेरी तो एक लर्निंग टीचिंग का जो 12 टॉपिक है सिलेबस में, उसमें से एक टॉपिक यह भी है लाइब्रेरी। तो पुस्तकालय एक ऐसी जगह है जहाँ ढेर सारी किताबें रखी हुई है, ढेर सारे खिलौने रखे। भाई किताबें रखी है, खिलौने कौन रखता है भाई? कपड़े कौन रखता है? ये गलत हो जाएगा। पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ कई प्रकार की किताबें रखी जाती है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा एक पुस्तक का प्रकार है? सामान्य पाठ्य पुस्तक, ये भी पुस्तक का प्रकार है। संदर्भ रेफरेंस बुक, ये भी प्रकार है। तो कुल मिलाकर ए और बी दोनों होंगे। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों, और अगला सवाल हमारा ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर सामने। निम्नलिखित में कौन सा गुण शिक्षकों का नहीं है? देखिए, शिक्षण तो सहानुभूति होनी चाहिए, संचार व्यवस्था, कम्युनिकेशन। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हमारी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी तो आप हमारी बात को समझेंगे नहीं। रचनात्मक, क्रिएटिव तो होना ही चाहिए। ईर्ष्या, क्यों भाई ईर्ष्या आप किससे करोगे? जलन, ईर्ष्या, ये सब शिक्षक का गुण नहीं है। और हमसे निगेटिव भी पूछा तो निगेटिव आंसर डी हो जाए। ईर्ष्या एक अच्छे शिक्षक का गुण नहीं होता है। एक टॉपिक है आइडल टीचर या कैरेक्टर्स ऑफ टीचर्स, वो उस टॉपिक से सवाल आया हुआ है, उसी सिलेबस के टॉपिक से। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों, एक शिक्षक के निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तिगत गुण शिक्षण को प्रभावित करता है? संवेदनशीलता, ये तो करता ही। प्रबंधन क्षमता, ये भी करता है। सामाजिक कौशल, ये भी। लेकिन यहां पूछ रहा है कि शिक्षण को प्रभावित करता है व्यक्तिगत। व्यक्तिगत मतलब सेल्फ। प्रबंधन तो सबके साथ मिलकर करना होता है, समाज के साथ जुड़ के। तो संवेदनशीलता इज द करेक्ट ऑप्शन। संवेदनशीलता किसी व्यक्ति में होना चाहिए और व्यक्तिगत गुण यहाँ हमसे पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों, साइकोलॉजी में यही ध्यान रखना है एग्जाम में कि पूछ क्या रहा है और हम क्या जवाब दे रहे हैं। कितना पर्सनल सवाल है तो पर्सनल जवाब भी हमें देना होगा। अगला सवाल लेते हैं, उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? भाई जब बच्चे बड़े हैं, आप बहुत अच्छे कॉलेज में आ गए हैं, तो छात्रों को स्वाध्ययन को बढ़ावा दीजिए। उसे कहिए कि आप खुद से करिए, जितना हो सके आप स्वयं करिएगा, वो सीखिएगा। आप उसको स्वयं करने का बढ़ावा दें। जानकारी क्यों देंगे आप? समस्या हल कर लेगा, वो बड़ा हो गया है बालक। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका छात्रों को स्व शिक्षा को बढ़ावा देना है। शिक्षक एक समन्वयक है, कोऑर्डिनेटर है, बस फैसिलिटेटर है, बस और कुछ नहीं। मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है किस किस से? संपूर्ण अधिगम से, परीक्षा से, जांच से, मापन से। तो मूल्यांकन तब हम करते हैं जो संपूर्ण अधिगम को बताता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मूल्यांकन यानी एवेल्युएशन या असेसमेंट, ये सब टॉपिक है हमारे सिलेबस का। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मूल्यांकन का उपकरण नहीं है? दोस्तों निगेटिव पूछा है, उस बात का ध्यान रखिए। निर्धारण मापनी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, जांच सूची, संचय कार्ड। तो मापनी तो है ही, जांच सूची भी है, रिपोर्ट कार्ड तो है ही। प्रोजेक्ट रिपोर्ट, किसी एक काम के लिए बच्चे को प्रोजेक्ट दिए तो उसके लिए मूल्यांकन का ये उपकरण नहीं हो सकता। मान लीजिए बच्चा 10 प्रोजेक्ट लिया, उसमें 8 अच्छा किया, 2 खराब कर दिया, तो गलत थोड़े ना। तो हमसे निगेटिव पूछा है तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ऑप्शन बी। अगला सवाल, पोर्टफोलियो एक उपकरण है, बिल्कुल है। छात्रों के काम के संग्रह का, छात्रों के अंक का संग्रह का, छात्रों के ग्रेड का। ये ग्रेड और अंक का नहीं है, उपयुक्त सभी भी नहीं है, ये छात्रों के कार्य का संग्रह है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पोर्टफोलियो एक ऐसा उपकरण है जो समय की अवधि में छात्रों के कार्यों का संग्रह करता है। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों, और वो सवाल है, खेल का उद्देश्य क्या है? देखिए, जब हमारा बच्चा या हम सभी जब खेलते हैं तो सबसे पहले ये तो सबको पता है कि शारीरिक विकास होता ही होता है। नैतिक विकास होता है? उपयुक्त दोनों में से कोई नहीं, तो ये दोनों तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि शरीर के साथ साथ नैतिक विकास होता है। कहिएगा कैसे? तो मान लीजिए जब बालक खेलता है, देखिएगा कैप्टन बनता है तो सबको खिलाता है, या कबड्डी खेल रहा है, जब उसे कैप्टन या लीडर बनाया जाता है तो सबको एक, और खेल को हमेशा फेयर और खेल तरीके से खेलता है। नैतिक विकास का मतलब उसके अंदर एक मोरल डेवलप होता है, हार जीत का, सच झूठ का। तो वो एक बेहतर नैतिक बालक बनता है जो आगे चलकर समाज में नैतिक और अनैतिक बातों को अच्छे से समझ पाता है। तो खेल हमारे नैतिक और शारीरिक दोनों उद्देश्य को पूरा करता है। तो खेलना इसलिए जरूरी है। वो कहते हैं गांव में, खेलोगे कूदोगे तो नवाब होगे। शारीरिक विकास भी होगा और नैतिक विकास होगा। आप देख लीजिए 42 के एज में महेंद्र सिंह धोनी कितना तेज दौड़ता है, 40 के एज में विराट कोहली कितना एकदम चमक रहे हैं। तो ये तो खेल की भावना है। मनोवैज्ञानिक आधार निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए पाठ्यचर्या विकास में अपनी भूमिका निभाता है। बिल्कुल। तो मनोवैज्ञानिक आधार अपनी भूमिका छात्रों की जरूरत को ध्यान में रख के निभाता है। किसको रखता है? संवेदना को, प्रकृति को, खुशी को, जरूरत को। तो भाई मनोविज्ञान कहता है कि हमारे बच्चे को क्या चाहिए, जरूरत क्या है, उस हिसाब से हम पाठ्यचर्या सेट करेंगे। तो छात्रों की जरूरत, ऑप्शन डी 10 सही आया। अगला सवाल है, भारतीय समाज की विशेषता क्या है? तो हमारा जो भारत का समाज है वो कैसा है? क्या रूढ़िवादी है? गांव में कुछ हद तक कह सकते हैं, अवैज्ञानिक है, कुछ हद तक पुराने समय में था, खुला है
स्तरीय है। तो अभी जो हमारा समाज है वो बिल्कुल ओपन है, खुला है, विविधता है, वैराइटीज है, खुला ओपन समाज हमारा। अगला सवाल लें, निम्नलिखित में कौन भूलने का कारण नहीं है? मानसिक द्वंद्व, याद करने की इच्छा, याद करने के दोषपूर्ण तरीके, उपयुक्त सभी। तो ये सभी हैं, उपयुक्त सभी द करेक्ट आंसर। क्योंकि हम जब किसी चीज को, ये सब तो भूलने का कारण है, और हमसे निगेटिव पूछा है जिसमें कोई ऐसा निगेटिव बात है ही नहीं, तो मानसिक द्वंद्व जो है वो भूलने का कारण है, नहीं है कैसे हो सकता? याद करने की इच्छा ये कारण है, नहीं है, नहीं है। याद करने के दोषपूर्ण तरीके ये कारण है, नहीं है कैसे? तो उपयुक्त सही डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ देखिए, भूलना दीर्घकालिक स्मृति भंडार से जानकारी को पुनः प्राप्त करने में विफलता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि उसे वास्तविक अर्थों में भुला दिया जाता, उसे भुलाया नहीं जाता, क्योंकि इसे कभी भी एनकोड नहीं किया गया था और पहले स्थान पर संग्रहित किया गया था। भूलने के कई कारण हो सकते हैं। मानसिक द्वंद्व, देखिए ये है, यहाँ पूछ रहा है नहीं है, ये पूछ रहा है कारण नहीं है, तो ये तो कारण है ही। यहाँ देखिए, भूलने के कई कारण हैं, वो एक कारण मानसिक द्वंद्व है, याद करने की इच्छा है, याद करने के दोषपूर्ण तरीके, हस्तक्षेप, दमित यादें आदि। अतः इसमें से कोई ऐसा विकल्प नहीं है जो नहीं को प्रेजेंट करता है, सब प्रेजेंट करता है हाँ को। तो हमसे पूछा नहीं है, इसलिए उपयुक्त सभी भूलने का कारण में आता है। अगला सवाल लेते हैं, इनमें से कौन सा कारक अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? अधिगम को प्रभावित नहीं करता है उद्देश्य निर्धारण, रुचि, बुद्धि, तत्परता, ये सब अधिगम को प्रभावित करता है। तो उद्देश्य निर्धारण से अधिगम को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला सवाल, श्रव्य दृश्य सामग्री सुविधा प्रदान करती है? यस, श्रव्य दृश्य सामग्री, श्रव्य मतलब सुनना, दृश्य मतलब देखना, यानी श्रव्य का मतलब जिन्हें हम सुन सकते हैं कानों से, और दृश्य का मतलब हम जिसे देख सकते हैं। तो श्रव्य दृश्य सामग्री कहलाती है। और ये कैसी सामग्री है? तो बहुसंवेदी, क्योंकि ये दिखाता भी है, सुनाता भी है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। केवल दृश्य नहीं भाई, केवल श्रव्य नहीं भाई, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल 29 नंबर सवाल है आपका, सॉरी 30 नंबर। डायनस ब्लॉक का उपयोग किया जाता है? यस, मैथमेटिक्स में यूज किया जाता है, MAB। तो बहुआधार अंकगणितीय ब्लॉक है जिसे डायनस ब्लॉक का उपयोग होता है जोड़ और घटाव में, यानी कि गणितीय व्यवस्थाओं में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 30 हो गए आर्ट ऑफ टीचिंग के, और अब जो 10 सवाल होंगे वो GS के होंगे। तो 31 और GS का पहला, लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता था? तो लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब कहा जाता है। लाल, बाल, पाल, 3 गो थे। लाला लाजपत राय पंजाब से थे, पंजाब केसरी के नाम से, और भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। वहीं बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों दोस्त थे, और बाल गंगाधर तिलक, ये तीनों दोस्त थे। अगला सवाल, निम्नलिखित में किस मानसून में भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो दोस्तों, भारत में जो मानसून आता है वो मानसून, तो हमारे इंडिया में ये हिंद महासागर, ये अरब सागर, और ये बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ से मानसून, ये जो गर्म हवाएं ऊपर आती है और फिर हवाएं जो जाती है, तो ये हमारा जो साउथ इलाका है, उत्तरी गोलार्ध, सॉरी साउथ मतलब दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाहिने ओर मुड़ती है। तो इसीलिए इसका जो दिशा निकालेंगे हम, तो ये दिशा हो जाएगा ऐसे। तो इसका मतलब साउथ यानी दक्षिण, इधर से इधर जा रही है तो पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम मानसून इज द करेक्ट आंसर। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा, लगभग 80% वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम से। 17% वर्षा होती है लौटते हुए मानसून, जिसका इधर से दिशा होता है ऐसे, तो वो हो जाएगा उत्तर पूरब, जिसे तमिलनाडु में वर्षा होती है अक्टूबर के महीने, सितंबर के महीने। तो यहाँ कह रहा है हमसे कि भारत में किस मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है, सही जवाब है। विश्व में सबसे अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता कौन सा देश है? तो भाई साहब चीन है, दूसरा नंबर में भारत है। तो विश्व में सबसे अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता चीन है, उसके बाद दूसरे पर भारत, तीसरे पर अमेरिका। अगला सवाल, बिहार में किसके नेतृत्व में सर्वदलीय दल ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया? तो AN सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिन्हा इज द करेक्ट ऑप्शन है। देखिए दोस्तों, ये GS का सवाल है, तो इसे डायरेक्ट आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं। CERT इन, अच्छा थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। CERT इन की हालिया अधिसूचना के अनुसार साइबर घटनाओं का पता लगने के बाद रिपोर्ट करने की सीमा क्या है? तो 6 घंटे। यदि आपका साइबर घटना आपके साथ होता है, मान लीजिए कोई फ्रॉड कर देता है, आपका बैंक का पैसा उड़ा लेता है, आपके साथ साइबर सेल के द्वारा फ्रॉडगिरी होती है, कुछ भी तरह की साइबर अटैकिंग चीज़ें होती है, तो 6 घंटे के अंदर अंदर आप उसको रिपोर्ट करना
आपको होगा, तब सरकार उस चीज को बचा पाएगी और सुरक्षा दे पाएगी आपको। निम्नलिखित में किसे द्वितीयक वायु प्रदूषक कहा जाता है? तो द्वितीयक वायु प्रदूषक कहा जाता है किसे? तो प्राथमिक प्रदूषक की तो क्या PAN को, ओजोन को, कार्बन मोनोऑक्साइड को, नाइट्रोजन ऑक्साइड को? तो चलिए डिटेल्स देखते हैं। प्राथमिक प्रदूषक की परस्पर क्रिया और प्रतिक्रिया द्वारा निर्मित प्रदूषक को द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है, जैसे ओजोन और माध्यमिक कार्बोनिक एरोसोल। तो इसका सही जवाब है पान, PAN, पान। देखिए ये क्या है, सबसे पहले समझिए द्वितीयक वायु प्रदूषक क्या होता है। देखिए पहला क्या है, जैसे मान के चलिए हवा है, हवा में CO2 गैस है, तो ये प्रथम प्रदूषक है। लेकिन अगर CO2, CO ये सब मिलके कुछ अलग बना ले, यानी दो या दो से अधिक प्रदूषक मिलके एक नया बनाता है, तो उसे कहते हैं द्वितीयक, जिसका एक नामकरण देता है पर्यावरण में पैन, PAN, पैन। और इसका नाम होता है ओजोन और माध्यमिक कार्बनिक एरोसोल, दोनों मिलकर के ये बनाता है, जिसे कहते हैं द्वितीयक वायु प्रदूषक। तो पर्यावरण से सवाल होते हैं 5। ठोस कचरे को जलाने की अनुशंसा नहीं दी जाती है क्योंकि यह बहुत महंगा है, इसके लिए बहुत सी जगह की आवश्यकता है, इसके लिए आधुनिक तकनीकों की आवश्यकता है, यह कई पर्यावरणीय मुद्दों का कारण बनता है। ठोस कचरे को जलाने की अनुशंसा इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि जो पर्यावरण के कई मुद्दों का कारण बन जाता है, जैसे उसके जलने पर कई हानिकारक धुआं निकलता है, गैस निकलता है, और जब जलती है तो कई तरह के विषैले गैसों के साथ रिएक्शंस कर जाती है। तो कई पर्यावरणीय मुद्दों के कारण ठोस कचरे को हम जलाने की सलाह नहीं देते। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 38 नंबर सवाल है, किस प्रकार की खेती से वनों की कटाई अधिक होती है? तो जीवन निर्वाह कृषि, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर है। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में किस देश की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी वार्षिक CO2 उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है? तो US और चीन, US और चीन, ये दो देश CO2 के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार है। अगला सवाल, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में राजहंस घोंसला बनाने के लिए बड़ी संख्या में प्रवास करते हैं? तो राजहंस बनाने के लिए हम लोग चलते हैं गुजरात के कच्छ के रण में। थार राजस्थान में है, हिमालय पे तो नहीं जा सकते कोई चीज करने, तटीय क्षेत्र में भी नहीं, और ये क्या घोंसला बनाना है तो कच्छ का रण काफी बर्फीला एरिया है, यहाँ पर बनाते हैं। तो 40 सवाल खत्म होता है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको अभी वीडियो के आखिर में अभी आपके स्क्रीन पे फ्लैश होगा पूरा आर्ट ऑफ टीचिंग का एक प्लेलिस्ट, उसमें 1 से लेकर 9 वीडियो होंगे। साथ ही फिजिक्स पेपर 2 बिहार स्टेट के लिए भी आपको एक सीरीज मिलेगा, और साथ ही लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए एक सीरीज मिलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि सभी लेटेस्ट अपडेट आप मिस ना कर जाएं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।